नमस्कार, संवेग आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पार्थ पांडे जी। हाल ही में यूकेपीएससी 2024 के जो परिणाम आए हैं उसमें पार्थ जी रैंक 2 जिला कमांडेंट होमगार्ड में चयनित हुए हैं। पार्थ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी इस उपलब्धि के लिए। आपको कैसा फील हो रहा है? धन्यवाद, धन्यवाद। काफ़ी अच्छा लग रहा है फाइनली लिस्ट में अपना नाम पढ़ के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप सालों-साल उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो। तो जब लिस्ट आई हालाँकि मैं तो उसी टाइम ऑफ़िस से आया था, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे सबसे पहले कॉल किया और जब उसने बताया तो काफ़ी अच्छा लगा बट फिर भी कन्फर्म करने के लिए लिस्ट डाउनलोड करके एक बार नेम चेक किया, फिर बहुत अच्छा लगा। फिर बैक टू बैक मैंने कॉल्स किए सबको मतलब रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, बाकी लोगों के कॉल्स आने लगे। तो काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस। बिल्कुल, और आपका चयन भी बहुत अच्छी पोस्ट पे हुआ है, एक बहुत रेप्यूटेबल पोस्ट पे हुआ है, तो उसके लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और थैंक यू। मैं सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा है ओवरऑल इस तैयारी के दौरान? मतलब आप पार्थ पांडे कौन है? आप कल तक पार्थ पांडे भी एक आम नागरिक थे इस देश के, और आज मतलब वो एक चयनित, मतलब एक अच्छी रेप्यूटेबल पोस्ट पर वो सक्सेसफुल कैंडिडेट है। और क्या आपका मोटिवेशन रहा था सिविल सर्विसेज की जो आपने परस्यू की है, उसको क्या किस चीज ने आपको मोटिवेट किया था उसको परस्यू करने? इंजीनियरिंग मैंने पंतनगर यूनिवर्सिटी से की है। तो इंजीनियरिंग के टाइम हमारे यूनिवर्सिटी के एलुमनाई मीट हुई थी, तो उसमें विनीत नैयर सर आए थे। तो विनीत नैयर सर एचसीएल के एक्स सीईओ हैं और अभी संपर्क फाउंडेशन के मतलब प्रमोटर, फाउंडर भी हैं। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि अलग-अलग टाइप की जॉब होती है और आपको चूज़ करना है कि आपको किस जॉब में जाना है। कुछ जॉब में सैलरी कम हो सकती है बट आप डायरेक्ट लोगों की लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं और वो चेंजेस काफ़ी अच्छे होते हैं। रिसेंटली मैंने आज डिटेल में ढंग से नहीं पढ़ा बट आज भी उनका लिंक्डइन में सिमिलर पोस्ट था, इसी चीज़ को रिपीट करते हुए कि मुझे लोगों ने एक्सईओ ये सब बोला बट आज मुझे संपर्क फाउंडेशन से एजुकेशन में जो आज वो ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, वो लाने में जो मज़ा आया, वो शायद पहले नहीं आता था। तो वहाँ मुझे अपनी आइडेंटिटी लगती है। तो उन्होंने ये चीज़ें जब हमसे डिस्कस करी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, हम काफ़ी इम्पैक्ट ला सकते हैं। तब इंजीनियरिंग मैं कर रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस टाइम ओला, उबर ये सब नहीं थे। चाहे वो देहरादून में एक बार आया था ट्रायल के लिए, वो पायलट रन फेल हो गया था। तो मैंने उस टाइम सोचा कि एक सेक्शन 8 एनजीओ ये सब हमें नहीं पता था, तो एटलीस्ट एक कंपनी खोलते हैं जिससे कैब ड्राइवर्स को हेल्प हो सके। कैब एग्रीगेटिंग वेबसाइट बनाई उसके बाद एक कंपनी रजिस्टर करी। तो मेरा यही था कि लोगों को पहले से ही सोशल वर्क और इस फील्ड में काम करा जा सके। तो इसके लिए मैंने करा। बट मतलब लक अच्छा नहीं रहा या फिर हमने अच्छे से उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं किया। वो हमारा हमने जो बनाया था वेगेरी टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो उसके बाद मेरे को लगा यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उससे पहले मैंने एमबीए के भी एग्ज़ाम्स फॉरेन के लिए जीआरई सब दे दिया था कि और एमबीए में भी न्यू आईएम्स और अच्छे-अच्छे कॉलेजेस मिल गए थे, फॉरेन के लिए भी अप्लाई कर दिया था। बट उसी टाइम मेरे कॉलेज सीनियर अपूर्वा पांडे मैम जो अभी एसडीएम अभी सॉरी डीएम बागेश्वर चार्ज लिए है, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने मेरे से बोला कि अगर तेरे को यही करना है तो एमबीए मत कर, अभी से स्टार्ट कर दे। एमबीए के बाद फिर और प्रॉब्लम होगी क्योंकि एमबीए में भी रुपए लग जाएँगे, टाइम भी लगेगा, तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो मेरे को लगा ठीक है, मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता हूँ और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। बट जब आप अटेम्प्ट्स देते हैं क्योंकि आपको स्टार्टिंग में लगता है आप इंटेलिजेंट हैं, मेहनत आप करना चाहते हैं, तो आपका भी आराम से हो जाएगा। बट ये एग्ज़ाम में बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है। एक एग्ज़ाम नहीं है, आपके पास प्रीलिम्स है, मेन्स है, इंटरव्यू है और कहीं भी कुछ भी आपके लक आपके फ़ेवर से हटा, तो आपका लिस्ट में नाम नहीं होगा लिस्ट में। तो ये बहुत अनसर्टेन एग्ज़ाम होता है। तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट में तो लगा कि इस बार तो हो जाएगा आराम से सिलेक्शन बट नहीं हुआ। तो लगा अरे! 1 मार्क्स से ही रह गया बट मार्क्स 1 मार्क हो चाहे कुछ हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ मतलब नहीं हुआ। और ये पूरा बाइनरी में रहता है सिलेक्शन होना है, नहीं होना। तो फिर उसके बाद मेरे को लगा क्या करना है, तो फिर मैं प्राइवेट सेक्टर में वापस सीएसआर में आ गया। लकी था कि मुझे यूपीएससी के मार्क्स के बेसिस पे मतलब इंटरव्यू और बाकी बेसिस पे एक कॉर्पोरेट ने एज़ अ प्रोग्राम रिसर्च अपॉर्च्युनिटी दी। फिर उसके बाद प्रोग्राम मैनेजर और फिर यहाँ पे अभी सेंचुरी प्लाईबोर्ड इंडिया लिमिटेड में कोलकाता में मैं मैनेजर सीएसआर का काम कर रहा हूँ। तो सीएसआर भी हमारे यूपीएससी और सिविल सर्विसेज से ही एसोसिएट है, जहाँ लोगों की मैं भलाई कॉर्पोरेट के फंड के थ्रू कर रहा हूँ। सर, मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या होता है कि आप बहुत टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, हुँ। तो इस
तैयारी के दौरान, इस प्रिपरेशन के दौरान क्या आपने कोई स्पेसिफिक हर्डल्स फेस किए या आपके लिए रिलेटिवली इजी रहा? और मतलब आपके टेक्निकल बैकग्राउंड ने कैसे आपको अगर मदद करी है प्री में, तो आपको मतलब क्या उसका फायदा देखने को मिला? कैसी आपकी स्ट्रेटेजी रही थी प्रीलिम्स के लिए? नहीं, टेक्निकल बैकग्राउंड से तो मुझे लगता है एडवांटेज ही रहता है बिकॉज़ हम ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट या इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट जो हल्का-सा टेक्निकल होता है, तो उसको भी आप ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाते हैं आपके टेक्निकल मतलब नॉलेज के कारण। सिमिलरली आपको जीएस 3 में पर्टिकुलरली जैसे एनवायरनमेंट हो या फिर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, उसमें टेक्नोलॉजी का पार्ट वो काफ़ी ईज़ी लगने लगता है। तो ये है और जो प्योर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक आपका हिस्ट्री है, कल्चर है, तो वो भी आप इज़िली ग्रास्प कर सकते हैं। तो अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से हेल्प ही होती है। दूसरा अब क्योंकि एआई आ गया है तो मेजरली स्टूडेंट्स एआई प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी ये सब का परप्लेक्सिटी ये सब का यूज़ करके अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। तो मैंने काफ़ी उसका यूज़ किया। इनफैक्ट इंटरव्यू में भी मैंने अपना पूरा मतलब इनपुट डाला कि अपना पर्सोना बना के फिर जो कंपाइलेशंस थे डिफरेंट ट्रांसक्रिप्ट्स के वो डाले और फिर मैंने क्योंकि मेरे पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन था तो मैं उससे ही चैट मतलब कन्वर्सेशन करता था। तो आप टेक्नोलॉजी को यूज़ अपने लिए काफ़ी कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी से मुझे लगता है एडवांटेज ही मिला है क्योंकि अब तो मैंने देखा है रिसेंटली काफ़ी सारे नए एस्पायरेंट्स नोट्स भी डिजिटली ही बनाते हैं। लाइक आईपैड में पेंसिल के साथ बना रहे हैं, उसी में पीडीएफ डाउनलोड करके उसी में हाइलाइट कर रहे हैं। तो उनको कहीं भी अगर वो जाएँगे तो उनको मल्टीपल बुक्स नहीं ले जानी है, वो एक आईपैड के साथ जा रहे हैं। तो ऐसा भी है, तो टेक्नोलॉजी हाँ, डेफ़िनिटली आपको बहुत हेल्प करती है। इसी में सर मैं आपसे एक बार पूछना चाहूंगा कि मेंस को स्पेसिफिकली अगर लें सब्जेक्ट वाइज, जैसे आपने अभी टेक्नोलॉजी का बताया, हुँ, बट हुँ। ऐसी क्या होता है कि टेक्नोलॉजी आपने बहुत यूज की, बट कहीं कहीं ना कहीं आपने मतलब प्रॉपर अपने आप को उस हार्ड वर्क में भी डाला होगा कि हुँ, उसने हुँ। भले ही आपकी मदद करी, बट जो एक ग्राउंड वर्क चाहिए होता है तैयारी करने के लिए वो आपने उसमें किया होगा। तो हुँ, हुँ। सब्जेक्ट्स को लेकर जो आपके कौन से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स रहे हैं इस तैयारी के दौरान और कौन से वीक सब्जेक्ट्स रहे हैं, तो वीक सब्जेक्ट्स पे आपने कैसे मतलब अपना काम किया, कैसे उनकी तैयारी करी? जैसे स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे एथिक्स का बताना, और हुँ, जैसे आप मुझे उत्तराखंड के सब्जेक्ट्स का बताना कि आपने कैसे प्रिपरेशन करी थी उनकी। हुँ। तो जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं जीएस 1, 2, 3, 4 क्योंकि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो रिलेटिवली आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हो जाते हैं क्योंकि आपने काफ़ी टाइम उनको हम्म, मल्टीपल रिविजन्स करे हैं, आपने उनके नोट्स बनाए हैं, तो वो ईज़ी हो जाते हैं रिलेटिवली। पर उत्तराखंड एकदम से नया सब्जेक्ट था, तो उत्तराखंड में भी आपने क्योंकि प्रिपेयर अगर किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीलिम्स के लिए किया होगा। तो जब आप एग्ज़ैक्टली मेंस के लिए स्टार्ट करते हो, तो आपको पता ही नहीं था कि आप कहाँ से स्टार्ट करना है स्क्रैच से। तो उत्तराखंड थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था एरिया। और रही बात एथिक्स की, तो एथिक्स में सबसे ज़्यादा ईज़ी रहता है कि काफ़ी सारे पुराने टॉपर्स के आपको नोट्स मिल जाते हैं, तो वो नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो और काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने एक फ्रेंड ने उसी टाइम यूपीएससी दिया था, तो उन्होंने अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन, फैक्ट्स और वो सब भी डाला था। तो जैसे मैं टेक्नोलॉजी का कह रहा था, तो उन्होंने वो मुझे शेयर कर दिया और फिर वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा। इनफैक्ट मेरे एथिक्स में 110 है, तो वो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं इस बार, अबव एवरेज या गुड कैटेगरी में आप बोल सकते हैं उनको। तो ये एडवांटेज रहता है आपको। तो सेम है मतलब बार-बार बोलूँगा क्लीशेड हो जाएगा बट जीएस 1, 2, 3, 4 क्योंकि बहुत कॉमन है, सब आपको सेम स्टैंडर्ड बुक्स बताएँगे, एनसीईआरटीज़ बताएँगे, तो वही आपको पढ़ना है, उनसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। फिर जो सिलेबस है, सिलेबस को एक-एक बार चेक करना है। कुछ-कुछ की बुक्स अवेलेबल नहीं होती हैं, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, उसके लिए आप यूट्यूब पे भी डायरेक्टली जा सकते हैं। काफ़ी अच्छे-अच्छे मतलब कोचिंग्स हैं उनके काफ़ी अच्छे कंडेंस्ड मटेरियल है या फिर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म मतलब उनके पीडीएफ्स मिल जाते हैं, तो आप उनको एक्सेस कर सकते हो, काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं। तो ऐसे आप एक-एक करके जीएस 1, 2, 3, 4 कर सकते हैं। उत्तराखंड 5 एंड 6 जो पेपर था, मतलब उत्तराखंड के दोनों पेपर, उसके लिए बिल्कुल ही एंटायरली न्यू सब्जेक्ट था, तो आप एक-एक टॉपिक पे सर्च कर सकते हैं। अगर आप एआई यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी आपको डिसेंट एक क्वालिटी के आंसर्स मिल जाते हैं। सर आप क्योंकि इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट रहे हैं, तो कई बार क्वेरी आती है इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स की कि ना उनको हिंदी में बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको हिंदी में प्रिपरेशन करने में कैसे उनका तैयार करें, कैसे उसको मतलब कई बार उनको लगता है कि रट्टा ही मारना पड़ेगा क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है, कोई कई चीजें उनको नहीं समझ में आती। बेसिक तो हिंदी की आपने कैसे तैयारी करी अपनी, एक बार स्ट्रेटेजी बताइए। हिंदी का मेरा पहले से मतलब क्लास 10 में भी हिंदी ठीक थी। मैं बहुत बुरी नहीं बोलते थे,
बट मुझे ये पता था क्योंकि काफ़ी सालों से आपने हिंदी लिखी नहीं है और अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपका लेखन भी बुरा हो जाता है और मात्राओं में गलतियाँ बहुत होती हैं हिंदी में। छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की। तो इसके लिए हिंदी को अलग से तैयार करना पड़ेगा और यूपीएससी में क्या है हिंदी क्वालीफाइंग है, पर उत्तराखंड में वो उसमें उसके मार्क्स ऐड होते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट पे, तो ये बड़ा फैक्टर था। तो हिंदी में सबसे पहले तो आप सिलेबस को देखिए कि क्या है, जैसे पर्यायवाची है, विलोम शब्द हैं, ऐसे अनेकार्थी और ये जो छोटे-छोटे शब्द हैं, इनको तो मैं पढ़ता था मल्टीपल टाइम्स और फिर मैं अपने कभी मम्मी को, भाई को, इनको दे देता था कि आप मेरे से पूछो सवाल। तो रैंडमली आप कुछ भी पूछ रहे हो, इसका क्या है? जैसे पर्यायवाची है या अनेकार्थी है, तो इसका क्या होगा? तो जैसे छोटे बचपन में बच्चों के साथ करते हैं, वैसे ही मैंने अपने पेरेंट्स के साथ किया ताकि मैं थोड़ा बहुत उनके साथ एंगेज भी हो जाऊँ, मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और मेरे हिंदी के बेसिक जो शब्द और ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये पूरी हो जाएँगी। रहा जो बड़े-बड़े आपके आते हैं लिखने के लिए, लेखन के लिए, जैसे विज्ञप्ति हो गई, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। तो अगर आप वो फ़ॉर्मेट देख लें एक बार, वो फ़ॉर्मेट आप एक बार लिख लें, तो आप उसको 2-3 बार भी प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में आप आराम से लिख लेंगे, कठिन नहीं है। पर एट लीस्ट हर दिन मैंने कोशिश करी कि थोड़ा-थोड़ा लिखूँ, क्योंकि अगर आप नहीं लिखते जिस दिन मुझे आज भी याद है पहले दिन लिख रहा था तो मेरी उँगलियों में दर्द होने लगा क्योंकि हम हिंदी लिखने की आदत ही नहीं होती है। तो वो टाइम पे पेपर खत्म करना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इस ढंग से हिंदी की तैयारी की। ठीक है सर। सर अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या होता है कि आपका एक प्रिपरेशन टाइमलाइन जो था वो भी एक मतलब कंसिडरेबल टाइम था कि आपको लगा इसमें बहुत मेहनत करी आपने, तो इस दौरान आपने भी मतलब कोई लो फेज देखे होंगे या बर्नआउट फील किया होगा या फिर आपको अपने आप पे सेल्फ डाउट हो रहा होगा कि क्या ये तैयारी मेरे लिए है या नहीं है। हुँ, तो हुँ। ऐसे में आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया और क्या मतलब आपके मतलब जो सपोर्ट सिस्टम थे उनके बारे में बताना कि फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप्स उनका क्या रोल रहा आपको आपकी लाइफ में अगर है, तो क्या उनका रोल रहा आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करने में? हाँ। तो ये हर एक एस्पायरेंट के साथ होता है। आपको हमेशा मोटिवेटेड फ़ील होगा और आपको हमेशा अच्छा फ़ील होगा, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया, मेहनत करी और आपको नहीं मिला, तो आपकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई, तो नेचुरली आपको बुरा लगेगा। आपको कॉन्फिडेंस लूज़ होगा आपका। बट और ये चीज़ अगर मल्टीपल टाइम्स होती है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी आपको कभी-कभार किसी-किसी को होता है, लक अच्छा है, उनका फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में हो गया है, किसी-किसी को तो शायद 6th अटेम्प्ट पे मिलता है और किसी-किसी को तो शायद कभी नहीं मिलता है। तो लक भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है। तो स्टार्टिंग में तो ये होता है, मेरे को आज भी याद है कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा है बट सरनेम वालिया था। वो शायद आईएएस बने थे 2018 बैच में। तो उनका इंटरव्यू मैं भी ऐसे ही देख रहा था। तो उन्होंने भी ये बोला था कि स्टार्टिंग में वो उनको भी बहुत एंग्ज़ायटी होती थी, घबराते थे ये वो, बट बाद में वो ज़ेन मोड में आ गए थे, जैसे मैं आ गया हूँ। तो मुझे फिर अब फ़र्क नहीं पड़ता कि रिज़ल्ट क्या आ रहा है, क्या नहीं, क्योंकि वो आपको पता चल जाता है स्टार्टिंग में आपको बहुत डर लगता है। आप नए-नए प्रिपरेशन में होते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे एस्पायरेंट्स डर जाते हैं, ओएमआर गलत फ़िल कर देते हैं, क्वेश्चन्स मिस हो जाते हैं, घबराने लगते हैं। सेकंड अटेम्प्ट में वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। ऐसे ही टाइम के साथ आप चीज़ें सीखते हो और पर अपोज़िट भी होता है काफ़ी सारों के साथ। स्टार्टिंग में बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बट लेटर ऑन जब मल्टीपल फेलियर्स होते हैं, तो 4th-5th अटेम्प्ट से टेंशन हो जाती है। तो ये स्ट्रेस नॉर्मल है और ये एक तो साइकिल भी है कि क्योंकि आपकी एज भी जा रही है, आप मेहनत भी कर रहे हो और आपको आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है। तो ऑटोमैटिकली स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस आपको सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स सब बोल रहे हैं बोलेंगे। आप देखोगे कि सब आगे बढ़ गए हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर में कहीं है, कोई एमबीए कर लिया है, कोई फॉरेन चले गया, किसी को गवर्नमेंट में जॉब मिल गई है, बट आप वहीं हो और आपकी जो कहेंगे सीवी या रिज़्यूमे उसमें कुछ ऐड भी नहीं हो रहा है। नॉलेज आपको बहुत है, बट आपको कुछ मिल नहीं रहा हाथ में, तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा 2-3 चीज़ें आपको करनी चाहिए। जैसे एक अगर आप मतलब यूपीएससी के लिए भी साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो ऑप्शनल है उसके में आप मास्टर्स कर सकते हैं। दूसरा एक एक्चुअल हॉबी होनी चाहिए आपकी, वो आपको काफ़ी रिलैक्स और अच्छा फ़ील कराती है। जैसे हम लिखते हैं कि ये हमारी हॉबी है, बट बहुत कम कैंडिडेट्स उसको एक्चुअली फ़ॉलो करते हैं। वो हॉबी आपको ना एक्चुअल में रिफ्रेश कर देती है। अगर आपने एक म्यूज़िक सीखने का टाइम नहीं मिला, आप स्टार्ट कर दो। 2-3 साल में आप कुछ तो सीख जाओगे। हर दिन अगर 2-2, 1-1 घंटा भी दोगे, आपको भी अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि आप कुछ सीख रहे हो, प्रोडक्टिविटी हो रही है। सिमिलरली अगर आपकी हेल्थ बेकार हो गई है क्योंकि काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स पढ़ते-पढ़ते, बैठे-बैठे ओबीस हो जाते हैं। खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, टेंशन है।
तो आप जिम जॉइन कर लो, एक्सरसाइज़ करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा आपकी बॉडी फिट हो रही है, आप अच्छे लग रहे हो। तो आपको जब बाकी चीज़ों में आउटकम्स नज़र आएँगे, बाकी चीज़ों में कुछ रिज़ल्ट दिखने लगेगा, तो आपको वो थोड़ा कॉन्फिडेंट देता है। वो फिर आपको हेल्प करेगा कि आप प्रिपरेशन भी आगे कंटिन्यू रख सकते हो। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अब जैसे लोअर पीसीएस का इंटरव्यू पास आ रहा है, हाँ, हाँ। तो कई कैंडिडेट्स को मतलब एक जेन्युइन एडवाइस की जरूरत है कि क्या मतलब उनको चीजें मतलब कौन सी ऐसी बातें हैं जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए इंटरव्यू के दौरान। हुँ। तो आपकी क्या एडवाइस है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए? पहले तो इंटरव्यू को लेके बहुत टेंशन में नहीं आना होता है, क्योंकि वो एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। अगर आपको काफ़ी केसेज़ में मैंने देखा है, आपको क्वेश्चन्स नहीं भी आते हैं, फिर भी वो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं करते हैं आपकी, बिकॉज़ वो आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल चेक कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अब अगर आप जैसे मेरे केस में मैंने करा था एआई यूज़ करके खुद ही क्वेश्चन्स करा। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आप, अपने बारे में जितना जान लोगे तो उतना ज़्यादा बेटर रहता है। तीसरा कुछ चीज़ें आप अनसर्टेन होती हैं, लक भी फैक्टर होता है कि आप वहाँ इंटरव्यू में गए, आपको जो चीज़ें अच्छी लगी या जो आपको आती हैं, वही आपसे पूछ लिया, तो आपका इंटरव्यू अच्छा चले जाएगा। तो मल्टीपल चीज़ें, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको एक-एक करके प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो करंट अफेयर्स आस-पास क्या चल रहा है, न्यूज़पेपर को आप देख सकते हैं, जो चल रहा है उसके बारे में एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स बना लीजिए क्योंकि जैसे आप देख रहे होंगे ईरान और यूएस वॉर लंबे टाइम से चल रहा है। आपका 1 पेज से ज़्यादा नोट्स नहीं बनेंगे उसके क्योंकि उससे ज़्यादा आपको बोलना भी नहीं है उसपे। तो रोज़-रोज़ पढ़िए कुछ इम क्योंकि एक दिन पहले मेरे से जैसे पूछा था कि लास्ट 24 आवर्स में क्या अपडेट है नया? क्योंकि वो वॉर चल रहा था उस टाइम। तो ऐसे आपको अपडेट रहना है, बट जो बेसिक होगा कि क्या इश्यूज़ हैं, कोर इश्यूज़ क्या हैं, बेसिक स्टैटिक नॉलेज वो वही रहेगी सेम। तो आप छोटे-छोटे ऐसे नोट्स बना सकते हैं। दूसरा अपनी पर्सनैलिटी पे जैसे मैंने इंजीनियरिंग करी, तो मेरे को पता होना चाहिए बेसिक इंजीनियरिंग का कि आपका वेफर्स क्या है, एफईटी क्या है, मॉसफेट क्या है, ट्रांजिस्टर्स कैसे काम करते हैं, एनपीएन, पीएनपी जंक्शंस क्या हैं। अगर ये बेसिक्स ही नहीं आते तो उनको लगेगा कि आपने 4 साल क्या करा है ग्रेजुएशन पे। तो ऐसा क्योंकि हुआ है कुछ स्टूडेंट्स के साथ मेरे को मिले थे तो उनसे पर्टिकुलरली उनके सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा और वो क्लूलेस थे, तो उनको काफ़ी पेनलाइज़ किया है, इंटरव्यू में उनको काफ़ी कम मार्क्स मिले। तो आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा काफ़ी ऐसे इश्यूज़ हैं जो जैसे एआई, अब एआई से क्या बेनिफिट हो सकता है? एआई गवर्नेंस में कैसे यूज़ हो सकता है? आपको अगर कोई भी पोस्ट एक और चीज़, आप अगर लोअर पीसीएस में हैं, तो कौन-कौन सी पोस्ट है? उनके एग्ज़ैक्टली नाम क्या हैं? जैसे तहसीलदार नहीं होता पोस्ट, नायब तहसीलदार है, एनटी में आपकी एंट्री होती है। तो एनटी जो नायब तहसीलदार है, वो किस लेवल की पोस्ट है? नेक्स्ट क्या प्रमोशन होता है? तो आपको पता होना चाहिए हायरार्की कि आपके कितने प्रमोशन है, आपके जूनियर कौन होंगे, बेसिक आपका काम क्या होगा। सिमिलरली अगर आपका डेप्यूटी जेलर आया है, तो फिर डेप्यूटी जेलर में जेल में क्या काम होगा, क्या चलता है? तो आपको अपनी जो भी पोस्ट है, एटलीस्ट 2-3 प्रेफ़रेंसेस उनके बारे में तो आइडिया होना चाहिए। क्योंकि यूजुअली ये किसी कैंडिडेट को होता नहीं है। थोड़ा बहुत लोगों को अगर एसडीएम का पता हो गया या डीएसपी का पता हो, बाकी लोगों को बाकी पोस्ट के बारे में नहीं पता होता है। तो आपको वो देखते हैं कि आप क्या सही में अवेयर कैंडिडेट हैं। तो एक आपकी अवेयरनेस चेक करते हैं, पर्सनैलिटी चेक करते हैं। सर लास्टली मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप संवेग आईएएस से कैसे जुड़े हुँ, हुँ। और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस संवेग आईएएस के साथ कैसा रहा? संवेग आईएएस में मैं बहुत ही लास्ट लेग में जुड़ा इंटरव्यू के टाइम। तो मेरा इंटरव्यू का मतलब मुझे ग्रुप में सर ने ऐड किया और ग्रुप में सर अपडेट्स डालते रहते थे न्यूज़ के रिगार्डिंग क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पढ़ने के लिए और स्टूडेंट्स के ट्रांसक्रिप्ट्स भी कि ये ऐसे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। फिर दूसरा अपडेट भी डालते थे कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप कैसे प्रिपेयर कर लें। तो वो काफ़ी अच्छा था। मतलब मुझे लगता है इंटरव्यू के लिए वन ऑफ द बेस्ट सर ने ही गाइड किया है सबको और इंटरव्यू के अलावा भी बाकी और भी जैसे सर्विसेज़ में हैं वो सब आए, उन्होंने एक-एक करके एक्सप्लेन किया कि सर्विस के बारे में। तो आपको जैसे आइडिया नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट्स या अगर एस्पायरेंट्स इसको देखेंगे तो वो शायद नहीं जानते होंगे फाइनेंस ऑफिसर और ट्रेज़री ऑफिसर का एक्चुअल रोल क्या है। तो जब एक एक्चुअल अभी ऑफिसर आके एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि वो वही काम डे टू डे लाइफ़ में कर रहे हैं, तो आपको बेटर ढंग से समझ में आता है कि इस जॉब में रोल क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन एक्चुअली क्या है। तो ये काफ़ी संवेग आईएएस के हेल्प से मुझे काफ़ी मतलब बेनिफिट मिला इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सर, आप हमसे जुड़े और आपने हमारे साथ ये टाइम बिताया और बहुत सारे एस्पिरेंट्स को आपने अच्छी एडवाइस दी है आज इस संवेग आईएएस के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं आपके फ्यूचर के लिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच।